किया है। तो आज इस पाठ में हम हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जब कंप्यूटर हमारे पहली बार बने सन 1942 के बाद से जब कंप्यूटर बनने लगे तो हर एक दशक में कंप्यूटर के हार्डवेयर में अलग अलग परिवर्तन होते रहे। उस परिवर्तन के आधार पर कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में या 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो इन पीढ़ियों को पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में विभाजित किया गया है। तो ये देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि हर एक पीढ़ी के बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब हम विभिन्न पीढ़ियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की क्या खासियत थी? 1942 में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। इन कंप्यूटर्स में क्या खासियत थी कि सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनमें निर्वात ट्यूब इसमें लगाए गए थे। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स इसमें बनाए गए थे। तो जो कंप्यूटर को जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें निर्वात ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। तो इसी निर्वात ट्यूब को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। फिर इसमें एक जो भी हमने प्रोग्राम्स लिखे उस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है तो वो मेमोरी जो थी वो पंच कार्ड पे बेसिस थी, यानी कि पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे एक और अगली चीज ये समझ लीजिए पहले कि जो भाषाएं होती हैं वो कंप्यूटर में 2 तरीके की भाषाएं होती हैं। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोनों में अंतर समझते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा को जानता है, कोडिंग को जानता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 0101 या इस तरीके से फॉर्म में हमारी जो भी हमारी बाइनरी भाषा होती है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को जानता है। तो जो भी बाइनरी भाषा में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसको हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स या लो लेवल प्रोग्राम्स कहते हैं। लेकिन जब इंजीनियर्स प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो धीरे धीरे कुछ ऐसी भाषाओं का उपयोग किया गया कि जिनमें प्रोग्राम्स को लिखना आसान हुआ, जो कि किसी दूसरी भाषा में प्रोग्राम्स को लिखा गया और बाद में कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से उन भाषाओं को मशीन लेवल लैंग्वेज भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। तो जो सरल भाषाओं में जो प्रोग्राम्स लिखे गए इंजीनियर्स के द्वारा उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो यानी कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और जो बाइनरी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और जो बाकी सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, HTML हो गई, ये इस तरीके के जो भी लैंग्वेजेस हैं इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम लिखे गए वो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए, क्योंकि उस समय हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं थी तो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे गए। अब हम बात करते हैं कि इस पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड कैसी थी। तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड्स में थी, यानी कि 10⁻³ यानी कि सेकंड का 1/100वां हिस्सा जो था उसमें इसकी स्पीड को मापा जाता था। तो मिली सेकेंड मतलब होता है 10⁻³ से 3 में। तो जो इनकी स्पीड होती थी वो 10⁻³ के आधार पे नापी जाती थी। तो स्टार्टिंग में जब ये कंप्यूटर आए थे तो कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए, जैसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि जो शुरुआत में जो कंप्यूटर्स बने इनके क्या नाम थे। तो इनिएक या यूनिवैक या IBM के द्वारा बनाया गया मार्क 1। तो हमें केवल फर्स्ट जनरेशन में इतना याद करना है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी डेटा को स्टोर किया जाता था, सॉफ्टवेयर को जो स्टोर किया जाता था वो पंच कार्ड में सुरक्षित रखा जाता था डेटा को। अब हम बात करते हैं दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स को, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो एक दशक के बाद सन 1955 के आसपास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ। ये कंप्यूटर्स में क्या हुआ, मेन बात है कि इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें ट्रांजिस्टर्स लगाए गए और इस दशक तक हाई लेवल लैंग्वेजों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। तो पहली बार इस कंप्यूटर्स में हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो जनरेशन 1 में मशीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था, इस जनरेशन 2 में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे आपने देखा था कि इसमें फर्स्ट लेवल में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज किया गया था, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इनका इस्तेमाल किया गया था। इसकी स्पीड जो थी वो माइक्रो सेकेंड्स में नापी जाती थी, और माइक्रो सेकेंड्स मतलब हम होता है कहते हैं कि 10⁻⁶। तो यानी कि 1/, ये इतना स्पीड होती थी, इनके प्रोसेसिंग की स्पीड इतनी होती थी। और जो इसमें हमने हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज की बात किया गया तो वो कौन सी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है, कोबोल और फोर्ट्रान। कई सारे पेपर्स में हमको कोबोल का फुल फॉर्म और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हमको पूछने को आता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल क्या हो गया, ये COBOL। तो CO से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और दूसरी होती है फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR से फॉर्मूला, TRAN से ट्रांसलेशन।
तो सेकंड जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का पहली बार इस्तेमाल किया गया, और इसमें कोबॉल और फोर्टान लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स को लिखा गया था, और मैग्नेटिक स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया था प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर्स को स्टोर रखने के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ? ये लगभग 1964 के आसपास या 1965-64 के आसपास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया गया। अब इसका नाम चिप क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो साइज होता है आलू के चिप्स के बराबर होता है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में इसको चिप नाम इसलिए दिया गया था। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था। जैसे हम दूसरी वाली में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, वैसे तीसरी वाली में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था। और पहली बार रैम का इस्तेमाल इसमें किया गया था, रैम का इस्तेमाल होने लगा था। तो जब रैम का इस्तेमाल होता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जब तीसरी जनरेशन में पहली बार रैम का इस्तेमाल किया गया तो डेटा के प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ गई और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ गई। तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, उसकी जो यूनिट थी, वो नैनो सेकंड्स में इसको जाना जाता था। नैनो सेकंड मतलब 10 की घात -9, तो ये नैनो सेकंड्स में किया जाता था। और यहाँ पे जो कुछ नई लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया तो वो थी जैसे पास्कल या बेसिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1975 के आसपास इनका इस्तेमाल किया गया। 1975 के बाद जो कंप्यूटर्स बने वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुए। अब इन कंप्यूटर की जो मेन बात वो थी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने से क्या हो गया कि जैसे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनका साइज छोटा हो गया। हम देखते हैं कि जो भी हमारे लैपटॉप्स होते हैं या पाम टॉप्स या डेस्कटॉप्स होते हैं, इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बार इस फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर ऐसे बने कि जिनको हम पोर्टेबल कर सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता था। इसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। LSI मतलब कल के वीडियोस में हमने बताया था, इंटीग्रेशन किया जाता था, कई सारी चीजों को एक साथ लगा के माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे उपकरणों को एक साथ लगा दिया जाता था, जिससे कि उसका साइज छोटा हो जाता था। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। और इसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आने लगे थे, जैसे MS-DOS हो गया, MS विंडोज हो गया, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे थे। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा था। और इस समय जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो C भाषा, C++ भाषा, इनका इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो पिको सेकंड्स में नापी गई। पिको सेकंड मतलब 10 की घात -12। तो इसकी अब प्रोसेसिंग स्पीड पिको सेकंड्स में नापी जाने लगी। और जब इसमें आईसीज का इस्तेमाल किया गया तो यानी कि सेमीकंडक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। सेमीकंडक्टर्स की पहली बार सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया। और क्या है, ये कंप्यूटर्स क्या थे? मल्टीटास्किंग और पैरेलल प्रोसेसिंग करते थे। मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा टास्कों को एक साथ किया जा सकता था। जैसे कि हमारे लैपटॉप से उसमें एक से ज्यादा टास्क एक साथ किए जा सकते हैं, तो इसमें मल्टीटास्किंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी में आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1989 के बाद इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हुआ। इन कंप्यूटर्स में जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें एक और दूसरी चीज थी, इसमें AI का इस्तेमाल किया गया था। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन इस तरीके से व्यवहार करे कि वो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स व्यवहार करते हैं उसी तरीके से उनको एक आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता दी जाए, यानी कि मशीन स्थितियों के अनुसार खुद अपने आप डिसीजंस को ले सके, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। 1989 के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा और आज हम देखते हैं कि 4G 5G और इस तरीके के काफी इंटरनेट आ चुके हैं। और आप इंटरनेट तो हर मोबाइल में और हर लैपटॉप में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और अब हम एक बार फाइनली इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सभी जनरेशन के कंप्यूटर के लिए हम एक फाइनल एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हर एक जनरेशन के कंप्यूटर में किस तरीके से क्या हुआ। एक फाइनल आप ओवरव्यू देख लीजिए। तो अभी हमने सारे जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं कि इनको हम याद कैसे कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे ट्रिक है कि जिस ट्रिक के माध्यम से हम इनमें कुछ खास चीजें याद कर सकते हैं? तो देखिए, पहले वाले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरे वाले जनरेशन में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तीसरी वाले जनरेशन में आईसीज का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ वाले जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। और फिफ्थ वाले जनरेशन में ULSI का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें आप देखिए, इतने देर से पढ़ा रहे हैं। इसमें आप देखिए वतीमु, जैसे फटे मुंह होता है वैसे ही वतीमु आपको याद करना है। वतेमु।
तो VA से हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, T से हो जाएगा ट्रांजिस्टर, I से हो जाएगा ICs, M से हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर और U से हो जाएगा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको